व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी ऑन अर्थ। ठीक है, हमने डिस्कस करा था कि कैपिटल जी की वैल्यू यूनिवर्सली कांस्टेंट रहती है, फर्क नहीं पड़ता वो अर्थ पे हो, मून पे हो, सन पे हो, किसी प्लैनेट पे हो, जी की वैल्यू हमेशा क्या होती है 6.67 या फिर 6.7 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, तो हाँ न्यूटन, एंड ये भी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। दोनों में ही जी की वैल्यू सेम रहेगी, इट डज नॉट चेंज। कुछ बोल रहे हो? मैंने बस एक बार ही लिख दिया है। एक बार लिखे, दोनों दोनों पार्ट्स के लिए दोनों लिखोगे ना, दो पार्ट्स के लिए दे रखे क्वेश्चन। ओके। ठीक है, अच्छा अब ये क्यों थी ग्रेविटेशन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन लिख देना उसमें। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, किसी को डेफिनेशन याद है? जल्दी बोलो। तो मेरे को वर्ड टू वर्ड याद नहीं है, बट वो वैसे पता है कि हाँ कांस्टेंट रहता है हर एक जगह वो सारा कुछ। सेकंड देखते, डेफिनेशन अभी याद आ जाएगी। ग्रेविटेशनल जी, कैपिटल जी इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिट मास। यूनिट मास मतलब वो दोनों 1 kg के, सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 meter फ्रॉम ईच अदर। और इसकी जगह आप लिख सकते हो सेपरेटेड एट यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा तो अब ये ग्रेविटेशन फोर्स कैसे डिफाइंड है कि दो ऑब्जेक्ट्स का 1 kg के दो ऑब्जेक्ट्स जिनके बीच में डिस्टेंस कितना हो 1 मीटर, इसकी ग्रेविटेशन फोर्स डिफाइंड। ठीक है, अब ये मैं कहीं पे भी ले जाऊं, ठीक है, दिस डज नॉट चेंज, मतलब ऐसा तो होगा नहीं अब यूनिट मास की जगह अर्थ का मास हो गया। इसकी डेफिनेशन वाइज तो इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, ये तो चेंज होगी नहीं, हम किसी भी चीज की बात करें, अर्थ पे हो, मून पे हो, कुछ भी हो, बिकॉज इसकी डेफिनेशन तो पर्टिकुलरली कहती है कि ये ग्रेविटेशन फोर्स है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स जिनका मास 1 kg है एंड डिस्टेंस 1 मीटर से सेपरेटेड। तो डेफिनेशन इसकी चेंज नहीं होगी, वो अर्थ पे भी सेम डेफिनेशन है, मून पे भी सेम डेफिनेशन है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर फैक्टर। तो इसीलिए दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट। याद आया सबको? प्रमाण श्लोक समझ आ गया? यस सर। ओके। यस सर, आगे समझ। ओके, which force is responsible for the moon revolving around the earth? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन बहुत ही सिंपल, बहुत सारे क्वेश्चन के ऐसे आंसर होंगे बट मैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एंड मून लिखा है। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ। सर ये लिख सकते हैं सर, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन द मून। हाँ मतलब ग्रेविटेशन पुल लिख सकते हो उसकी जगह, फोर्स की जगह अगर आप ऑन लिख रहे हो तो आप ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ ऑन द मून लिख सकते हो। ठीक है, और ये सर क्या बट क्रिएट करता है एक दूसरे एक, बोलो दोबारा बोलो। बट पुल तो दोनों एक दूसरे को करते हैं ना, मून भी अर्थ को करते हैं, अर्थ भी हाँ मून को लेकिन करते जिसका हैं। मास ज्यादा होता है वो अपनी टूवर्ड्स खींच पाता है चीजों को, डिस्कस करा था ना हमने। वो सर दोनों वो तो की ठीक है, बट लिखना ठीक होगा ग्रेविटेशनल कि फोर्स की वैल्यू तो दोनों में सेम होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है वो तो दोनों में सेम होगी, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट किसे पुल कर पाएगा वो डिपेंड करेगा किसका मास ज्यादा है। जिसका मास ज्यादा है वो अपनी तरफ पुल कर पाएगा छोटे मास वाले ऑब्जेक्ट को। तो सर ठीक जो है, श्लोक श्लोक ने जो बोला था वो ठीक बोला था। हाँ ठीक, मतलब ठीक ग्रेविटेशनल है। पुल बोलना है, फोर्स नहीं पुल बोलना है, इसलिए बोला मैंने। अगर वो पुल ओके। बोलेगा तो ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स द सेम थिंग। कि अगर आप अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून या फिर मून ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ, इट्स लाइक मोर लाइक इट्स नॉट ऑन, इट्स लाइक बिटवीन। जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो हम दो ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं तो हमेशा दो चीजों की बात करें। ठीक है, इसीलिए बिटवीन लिखा है मैंने। ऑल्सो अगर आप लोग को याद हो तो मैंने ये भी कॉन्सेप्ट कराया था कि जब अर्थ सेंटर में है उसके मून उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ये इसलिए होता है क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स उसे कंटिन्यूअसली अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन मून का इनर्शिया उसे स्ट्रेट लाइन में जाने के लिए
जनरली क्या वो चाहता है कि वो स्ट्रेट लाइन में जाए, अपना मोशन स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करना चाहता है स्ट्रेट लाइन में, बट अर्थ कंटिन्यूअसली इसलिए पुल कर रहा है जिसकी वजह से वो सर्कुलर ऑर्बिट में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में ट्रैवल कर रही है। दिस टाइप ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या क्रिएट हो रहा है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो मेन आंसर इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, लेकिन अगर आप इसमें एक्सप्लेन कर दो सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर मान लो ये 3 मार्क्स का है, तो आप मे बी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सप्लेन कर दो, डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर दो, तो इट विल गिव यू मोर मार्क्स। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, आप टेबल पे ही रख दिया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, does the acceleration produced in a freely falling body depend on the mass of body? ठीक है, हमने डिस्कस करा था कैसे g की जब हम वैल्यू निकालते थे, that depended on the mass of the जो हम जैसे अर्थ की बात कर रहे हैं जी की, तो अर्थ के मास पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है, कैपिटल M इंटू, ठीक है, g कैपिटल M अपॉन d स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ object mass, so hence it will not depend on the mass of body। ठीक है, समझ आ गया सबको, ये सिंपल इनफ। नहीं, नॉट एग्जैक्टली, रीजन गलत लिखा है आपने, लेकिन आपने ये सही लिखा है, इट विल नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉडी। मास ऑफ बॉडी पे क्यों डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि जो ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू होती है, हमने जब उसे ड्राइव करा था तो हमने देखा था कैसे उसमें ऑब्जेक्ट का मास एलिमिनेट हो जाता है। हम क्या करते थे, F इज इक्वल्स टू ma इज इक्वल्स टू जी m इंटू m अपॉन डी स्क्वायर, तो ये छोटा वाला m ऑब्जेक्ट का मास था, दोनों साइड से एलिमिनेट हो जाता था, तो इसीलिए हमारे पास वैल्यू क्या आती थी, ए की या फिर जी की, जी कैपिटल M डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। कैपिटल M क्या होता था, कैपिटल M वाज मास ऑफ, अगर हम अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हैं, तो दिस कैपिटल M वाज मास ऑफ अर्थ। सबको याद आए, बोलो। तो मैंने इसमें लिखा है नो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी एज द एक्सेलरेशन इज ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी ओनली। ठीक है, जस्टिफाई ना, मतलब हाँ, मतलब अर्थ की ग्रेविटी ऐसे, एंड आप ये फॉर्मूला अगर लिख दो एंड एक्सप्लेन कर दो कि इंडिपेंडेंट है ऑब्जेक्ट मास से, तो दैट वुड मेक द आंसर इवन मोर ब्यूटीफुल। ओके, हाँ वो गलत, ठीक, वो गलत। ठीक है, एक सेकंड, हाँ PDF शेयर कर दो। आप दोनों ने बाय द वे नेक्स्ट असाइनमेंट भी देख ली ना, श्लोक, शिवांश? सर अभी सर खोल के नहीं देखिए, पर सर हाँ आ गई है। हाँ, मिल गई ना, ठीक है, हाँ, बाद में घर पे खोल के देखना, उसमें काफी न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें थोड़े लंबे क्वेश्चंस भी है, तो वो भी कर लेना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ इज केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, याद होगा आपको? जी सर, तो भाई जॉन इसका केपलर नाम क्या था फिर? शायद। केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केप्लर मतलब सर जॉन केपलर था ना? ये कहाँ से आ गया? मतलब नहीं, तो इसका नाम लिख लो आप, स्पेलिंग केप्लर। he gave the law of planetary motion। क्या सर नहीं पता, नहीं है, इनके शौक होते हैं। अब अच्छी बात है ना, अपने अपने नाम के पीछे थ्योरम बन गए जाते हैं उनके, एंड देन दिस इज द बेस्ट तरीका ना, मतलब जैसे हाउ डू यू, आप पूरी अपनी लाइफ डिवोट करते हो किसी काम को, कम से कम आप ये तो चाहो कि मेरा नाम रहे, तो ये तो कितने दिन पहले गुजर गए होंगे, लेकिन अभी तक इनका नाम क्यों है, बिकॉज दे डिड समथिंग, दैट इज द रीजन कि नाम रखे जाते हैं।
इनके पीछे। जैसे अवार्ड्स के नाम भी होते हैं, नोबेल प्राइज के नाम भी तुमने सुना होगे, या फिर ऐसे काफी बार तुमने इंदिरा गांधी मेमोरियल अवार्ड सुना होगा, या फिर किसी जगह का नाम गांधीनगर रखते हैं, एवरीथिंग लाइक दैट। क्यों रखते हैं? बिकॉज वो चाहते हैं कि आप डिफाइन कर दो किसी इंसान को, करना करते हैं काफी। चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेम द साइंटिस्ट टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लैनेट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड प्लैनेट्स। ये भी सेम ही है, ठीक है। Yes, sir. जॉनस केपलर यही प्लैनेटरी मोशन ही एक्सप्लेन करता है, लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन ही एक्सप्लेन करता है कैसे सन के अराउंड मूव करते हैं प्लैनेट्स एंड एवरीथिंग। तो इसका आंसर भी यही है, केपलर। अच्छा, स्टेट द केपलर्स लॉ व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिलेशन ए। अच्छा, इसके लिए इन केपलर्स लॉ के क्वेश्चन को आप लोग मे बी अभी होल्ड पे डाल दो, मैं एक और बार केपलर्स लॉ पूरा करा दूंगा, रिवाइज भी हो जाएगा। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी, हाँ वही कराना है, दोबारा एक बार रिवाइज कर लेंगे। इसमें आपके 3 लॉज होते हैं, ठीक है, और उनमें से एक लॉ यही होता है कि द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन is proportional to the square of time taken। ये भी एक लॉ होता है, जब लिखेंगे तो और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आप लोगों को, लेकिन अभी के लिए याद रखो कि 3 लॉज होते हैं, उनमें से एक लॉ ये होता है जो इसमें यूज कर रहे हैं। तीनों ही लॉ क्या, कौन सी वैल्यू? ये आर क्यू, हाँ ये तो आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन टी स्क्वायर। सिंपल था ये तो, हमें समझ आता है। क्या ये कांस्टेंट नहीं होगा, इसको आर स्क्वायर इंटू आप इज इक्वल्स टू लाने के लिए आप एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हो। तो यहाँ पे हमें सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रखा है, तो ये हमें पता है कि आर स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। ये किसी कांस्टेंट के इक्वल हो, करेंगे, डोंट वरी। अच्छा आ गया, हाँ ठीक है। प्लैनेटरी मोशन एक बार रिवाइज करना है, इससे हमें याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दोबारा प्लैनेटरी मोशन का ही है, तो ये मैं मार्क भी कर देता हूँ, करेंगे रिविजन इसका। Name the property of Earth which is responsible for extremely small acceleration being produced in the result of an attraction by small objects. This is small g, very small, extremely small acceleration produced. किस वजह से acceleration produce होती है? Very small gravitational force of Earth. तो even though एक complicated भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन this is saying just a simple thing कि क्या मतलब होता है, क्यों एक्सेलरेट करती हैं चीजें, स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन क्यों होती है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है। तो मैंने ग्रेविटी ऑफ अर्थ लिखा है, वो ठीक होगा? ग्रेविटी ऑफ अर्थ ठीक है, हाँ, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज नोन एज ग्रेविटी, तो ठीक है, हाँ तो ग्रेविटी ही सोच रहा था, फिर मैंने ऑफ अर्थ लिख दिया। ठीक है। ये नहीं है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑफ मास 10 kg, ठीक है। नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस। अच्छा देखो 9.8, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ना। फर्क ही नहीं पड़ता मास कितना हो, अभी हमने डिस्कस करा है इस क्वेश्चन में, ऊपर जो हमने क्वेश्चन करा कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉडी। तो वो यहाँ 10 kg लिख दे, यहाँ 1000 kg लिख दे, कुछ भी लिख दे, मेरा आंसर तो यही रहेगा। यप, इसका आंसर क्या होगा? 9.8। ओके सर। चेंज नहीं होगा ना, मास की इंडिपेंडेंट है, अभी तो हमने बात करी कि कैसे मास पे डिपेंड नहीं करता। मैं आपको ये लिखना है कि द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड वुड बी 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
एज लिख सकते हो, लेकिन मतलब इन्होंने तो सिर्फ ये पूछा है ना कि कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, बस बता दिया। इट इज रिस्पेक्ट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When an object is dropped from a height, it accelerates and falls down. Name the force. Gravity. Again, gravitational force of Earth. Gravitational force of Earth. और हाँ ठीक है, मैंने एक्सप्लेन करना है बस आप लोगों को, आप लिख तो लोगे ही, नहीं लिख पाओ तो बता। Give the formula for gravitational force between two bodies of masses m and m kept at a distance of d from each other. d दे रखा है डिस्टेंस, तो d स्क्वायर हो। r तब लेते थे जब रेडियस g की बात करते थे हम, एंड g में सिंस अब मैंने बताया था ना आपको कि अगर कोई सरफेस पे चीज है तो ये डिस्टेंस कितना होगा सेंटर से, रेडियस के इक्वल होगा, तो इसीलिए वहां पे r स्क्वायर लेते थे, कैपिटल G m इंटू आर स्क्वायर, ये g की वैल्यू होती थी, बट उन्होंने फोर्स, हाँ तो फोर्स डी ही दिया जाएगा जनरली। मान लो अगर यहाँ पे p दिया होता तो आप यहाँ d की जगह p लिख देते एट द डिस्टेंस ऑफ p, आप अगर d/2 दिया होता तो यहाँ पे d/2 लिख देते आप, ठीक है। तो दिस इज फोर्स इज इक्वल्स टू g कैपिटल M by d स्क्वायर। नहीं, ये तो अलग फॉर्मूला है, ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, ये फोर्स का फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों अलग बात है, सेम नहीं है ना, ये तो बस यही है फॉर्म, अलग अलग वैल्यू तो ये भी सेम ग्रेविटेशनल फोर्स which write the name of what is the name given to the force in which two objects lying attract each other, again gravitational force। सर ये मैग्नेटिक फोर्स नहीं होना चाहिए? मैग्नेटिक फोर्स भी होता है, बट ये क्या बोलते हैं उन्हें, उन फोर्सेस को क्या बोलते हैं? अच्छा एक सेकंड रुको, कौन सा क्वेश्चन है? 13th राइट? सर अपार्ट तो मतलब सर साइड में पड़े हुए ना सर, साइड में सर जोड़ेंगे तो सर ग्रेविटी से कैसे जोड़ेंगे? नहीं मतलब वो अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, ठीक है, अगर ये मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, मतलब मान लो आयरन है देन ये मैग्नेट है, तो अट्रैक्ट करेंगे स्लोप, लेकिन मान लेते हैं मैं दो ऑब्जेक्ट्स लेता हूँ, एक प्लास्टिक है दूसरा वुड है, तो क्या ये अट्रैक्ट करेंगे? नहीं सर। नहीं ना। तो हमने अगर याद हो स्टार्टिंग में ग्रेविटी में पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स हर ऑब्जेक्ट का होता है उनके मास की वजह से, बस हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी ज्यादा है। तो जो फोर्स अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट पर रखे हुए हैं उस पे जो फोर्स लगता है, हम आपस में जो लग रहा होता है हमेशा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो मतलब अगर इनके बीच में मैं एक वॉल भी खड़ी कर दूं तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, डिस्टेंस क्योंकि उनका चेंज नहीं हो, उनके मासेस चेंज नहीं हो, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स बिकॉज ऑफ द मासेस ऑफ टू बॉडीज एंड नथिंग एल्स। तो इन दोनों के पास अगर मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी, ठीक है। So, हाँ बोलो। जो अर्थ की जो ग्रेविटी है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो देखा जाए तो बहुत कम होगा ना फिर? मतलब कंपेयर, मतलब इट्स अ रिलेटिव कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट, व्हाट आर यू कंपेयरिंग टू, अगर आप खुद की, बाकी फोर्सेस से अगर कंपेयर करें, जैसे मैग्नेटिक फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है। या पीपल माइट से कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीक फोर्स, ठीक है, बट दिस इज अ हाईली डिबेटेबल एंड कंट्रोवर्शियल लाइन बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज definitely weak if the object is small enough. If it is large enough like a black hole or celestial body like much bigger stars, then gravity can have very serious effects. So it is kind of like saying it is a weak force. I get it from where it is coming. काफी लोग बोलेंगे इस चीज को, but this does not mean कि it's not powerful enough. But हाँ, अगर मैं छोटे ऑब्जेक्ट्स की बात करूं तो मैग्नेटिज्म इज अ मच स्ट्रॉन्गर फोर्स दो छोटे ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इट्स ऑन द मास ऑफ द टू बॉडीज, सो गेट दैट कॉन्सेप्ट, ओके। नेक्स्ट करें,
नेक्स्ट कहते हैं विच फोर्स इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसे मून Gravitation of moon. अर्थ के जो वाटर है उसको मून की ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से टाइड्स क्रिएट होती है। ओके, जिसकी वजह से टाइड्स क्रिएट होती है, इसलिए जब फुल मून होता है तो ज्यादा टाइड्स क्रिएट होती है। ठीक है, तो ऑल्सो एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर हम टाइड्स की बात कर रहे हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टाइड्स एंड वेव्स। ठीक है, हर वेव टाइड नहीं होती। टाइड जनरली उन्हीं स्पेसिफिकली उन्हें बोला जाता है जो मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्रिएट हो। ठीक है, बट वेव्स क्रिएट होने के और भी बहुत रीजंस होते हैं। ठीक है, जैसे एयर करंट्स होते हैं वैसे वाटर करंट्स भी होते हैं। वाटर करंट्स की वजह से वेव क्रिएट होते हैं, प्रेशर डिफरेंस की वजह से वेव्स क्रिएट होते हैं। तो वेव्स क्रिएट होने के बहुत रीजंस होते हैं। टाइड्स इज वन ऑफ द रीजंस, टाइड्स इज वन ऑफ द टाइप्स जिसमें मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्रिएट होता है। इनफैक्ट आपने टाइडल एनर्जी भी कभी पढ़ी होगी बचपन में। टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी में क्या होता है कि आप एक ब्रिज सेटअप करते हो हाइड्रो पावर की तरफ, जिसमें से वेव्स या फिर टाइड्स जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। दिस इज नोन एज टाइडल एनर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which force is responsible for gravitational force? अब तक आप समझ गए होंगे कि कैसे सन की ग्रेविटी सारे प्लैनेट्स को होल्ड टुगेदर कर रही है, एंड प्लैनेट के जो खुद के सैटेलाइट्स है, नेचुरल सैटेलाइट्स, फॉर एग्जांपल मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो अपने जो उनके नेचुरल सैटेलाइट्स है वो उनकी खुद की ग्रेविटी होल्ड कर रही है। तो ग्रेविटी इज द प्राइमरी रीजन बिकॉज ऑफ विच पूरा सोलर सिस्टम साथ में है। क्या? Because all the planets are अट्रैक्ट, सारे अट्रैक्ट नहीं करते बेसिकली। मेनली तो सन की जो ग्रेविटी है उसकी वजह से सारे प्लैनेट अपने प्लेस पे, उनकी आपस की ग्रेविटी की वजह से नहीं, सन की ग्रेविटी के सारे प्लैनेट अपनी प्लेस पे। नेक्स्ट, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द वेट ऑफ बॉडी डिपेंड। अच्छा 16 रह गया। ओके, व्हाट इज द वेट ऑफ 1 किलोग्राम मास ऑन अर्थ। अच्छा, वेट की बात करते हैं। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल्स टू M इंटू G। ठीक है, तो W इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम, ठीक है, इंटू एक्सेलरेशन विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेट कितना आ गया? 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, दिस इज योर वेट। कन्वर्ट करना है क्या है? 1 किलोग्राम मास दे रखा है, मास की SI यूनिट क्या लेनी थी हमें? मास किस यूनिट्स में लेते थे हम? 1 किलोग्राम ऑफ मास दे रखा है ना। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है वैसे? न्यूटन होता है। भूल गए न्यूटन की वैल्यू के? न्यूटन का मतलब ही क्या होता था? केजी मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट करते हैं, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द वेट ऑफ बॉडी डिपेंड। देखो, मास एंड एक्सेलरेशन सर मैंने तो सिर्फ मास ही लिखा है। ड्यू टू तो ग्रेविटी। gravity. ये भी तो है ना, ये दोनों चीजें होनी चाहिए ना। वेट, W का फॉर्मूला क्या है? W इज इक्वल्स टू M इंटू G। क्या? हाँ, तो लोकेशन से क्या चेंज होती है? ग्रेविटी की वैल्यू, ये स्मॉल g की वैल्यू तो चेंज होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है लोकेशन से। अगर हाई मतलब पोल के पास है तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर हमारा अर्थ फ्लैटर एट टॉप एंड बॉटम है, मतलब सेंटर से इक्वेटर पे डिस्टेंस ज्यादा है एंड पोल्स पे डिस्टेंस कम है। ठीक है, एंड हमने देखा था कि वैल्यू ऑफ स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G M अपॉन R स्क्वायर। करेक्ट, तो मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा
उतनी कम जी की वैल्यू होगी, जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा जी की वैल्यू होगी। तो अगर कोई चीज पोल पे है और अगर कोई चीज इक्वेटर पे है, तो जो पोल पे ग्रेविटी की वैल्यू होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो पोल पे वैल्यू होगी, दैट वुड बी मोर देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द इक्वेटर। ओके, समझे क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, एंड g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो। सोच के भी देखो, अगर दो चीजों को मैं पास लाता हूँ, ठीक है, तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर मैं उन्हें पास लाता हूँ तो वो बढ़ जाएगी, एंड अगर मैं उन्हें दूर ले जाता हूँ तो वो कम हो जाएगी। तो डिस्टेंस ऐसे मैटर करता है। ओके, as the altitude of body increases, do the weight and mass both vary? Mass does not change. Mass is always constant. Does not change. Mass हमेशा constant होता है, लेकिन weight will change. Altitude increase हो रही है, मतलब distance बढ़ रहा है, correct? Altitude increase हो रही है तो मतलब अगर कोई चीज इतने डिस्टेंस पे थी पहले, अब ऑल्टीट्यूड इंक्रीज हो गई तो अब इसका डिस्टेंस बढ़ गया, मतलब g की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर g की वैल्यू कम होगी तो w इज इक्वल्स टू m इंटू जी, तो w की वैल्यू भी कम हो जाएगी, बट मास विल रिमेन अनचेंज। क्लियर है? इसका आंसर बताया तो, बॉडी इंक्रीज होगी तो वेट रिड्यूस होगा लेकिन मास अनचेंज रहेगा। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। If the same body is taken to places having different gravitational field strength, then what will vary? Weight or mass? Obviously weight में vary करेगा क्योंकि mass हमेशा constant रहता है। अभी डिस्कस करा हमने। If the mass of object is 10 kg, weight will be W is equals to M into G, so is equals to 10 into 9.8, which is equals to 98 Newton. Okay, weight of body is 50 Newton. मास क्या होगा? 50n is equals to m into g, which is 9.8. m is equals to 50 upon 9.8. कितना आएगा? जल्दी बोलो। बोलो। क्या आ रहा है? 250 करो कैलकुलेट। ये कैलकुलेट कर लेना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ तब तक। चलो, what a body has a weight of 5.10 आ रहा है सर। कितना आ रहा है? 5.10। 5.1 आएगा। यस सर 5.10 और सर आगे भी है सर, ठीक है, मतलब हाँ अप्रोक्सीमेट ले लो, कोई नहीं। 5.1 अप्रोक्सीमेट है। ठीक है। तो अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं। बॉडी हैज अ वेट ऑफ 10 kg ऑन द सरफेस, व्हाट विल बी द वेट ऑन द सेंटर ऑफ अर्थ? सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या होगा? डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, करेक्ट? डिस्टेंस हाँ जीरो जी। हो जाएगा, ठीक है। तो उसका वेट क्या हो जाएगा? वेट 10 kg है। व्हाट इज द वेट ऑफ 10 kg ऑन मास? व्हाट विल बी द वेट? जब हम वेट की बात करेंगे सेंटर ऑफ द अर्थ पे, वेट जीरो है। इन्फिनाइट नहीं होना, क्या? तो इन्फिनाइट नहीं होना चाहिए वेट। इनफिनिट कैसे हो जाएगा वेट? ना ना, जीरो है। देयर इज नो, मतलब आप बिल्कुल उसी पॉइंट पे हो, कोई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ही नहीं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ही नहीं। तो सर वो सारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ही नहीं ना, मतलब आप सेंटर से डिस्टेंस मेजर करते हो, डिस्टेंस है ही नहीं तो एक्सेलरेट कर ही नहीं पाएगी ऑब्जेक्ट। तो अगर एक्सेलरेट कर ही नहीं है तो उसका वेट क्या होगा? वेट, एक्सेलरेशन जीरो है तो वेट भी जीरो हो जाएगा। ओके। ओके।
write down the weight of 50 kg mass on earth, 50 into 9.8 कर दो, आंसर आ जाए, ठीक है. If the weight of a body is 6 Newton, 6n, what will be it on moon? अच्छा, हमने पढ़ा था कि acceleration due to gravity is 1/6 on moon, ठीक है. तो मतलब अगर हम 6n is equals to मास तो कांस्टेंट ही रहता है, लेकिन ग्रेविटी g की वैल्यू क्या हो गई, 1/6 हो गई, ठीक है. तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी, 1/6 of 6n which is 1n. तो वेट कितना होगा मून पे, 1n. 1 sir. तो मतलब g की वैल्यू भी मून पे is 1/6 of the value of g on earth. इसी तरीके से weight on moon is equals to 1/6 of the weight on earth. ठीक है, रुक जा. A stone falling stone also attracts us to, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बस अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा है, इसलिए वो उसे ऐसा लगता है कि हमें उसकी तरफ वो मूव कर रहा है, ज्यादा मास की वजह से. ट्रू होगा. The force of gravitation between two objects depend on the nature of medium between them. False. It does not depend on the nature of medium. मीडियम से फर्क ही नहीं पड़ता है, अगर दो ऑब्जेक्ट्स है विद इनफ मास तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे. The value of g on moon is 1/6 of the value of g on earth. False. सर कैपिटल जी है. g कांस्टेंट होता है, ये कैपिटल जी है, स्मॉल जी नहीं है. g हमेशा कांस्टेंट होता है. Acceleration due to gravity acting on a freely falling object is directly proportional to the mass of body. False. Independent of mass है, mass पे depend नहीं करता है. The weight of an object on earth is 1/6 of the weight on moon. ठीक है, सर ये उल्टा नहीं लिखा हुआ है शायद. उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा लिखा है. मून पे होता है, इस यहाँ पे 1/6 की जगह 6 टाइम्स होना चाहिए, उल्टा लिखा हुआ है. वेट ऑन मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑफ अर्थ. तो मतलब अर्थ पे 6 टाइम्स है जितना मून पे. फॉल्स है, ठीक है, 6 टाइम लेंगे. ओके, तो ये असाइनमेंट डिस्कस कर लिया है मैंने, और नेक्स्ट भी मैंने आपको भेज दिया, वो भी सॉल्व करना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. अभी इतना ही करेंगे. बाय. थैंक यू सर. ओके, थैंक यू सर. ओके, बाय.